वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 का जो साइंस का डीओ की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, तो मैंने आपको सेक्शन ए प्रोवाइड किया था। इस वीडियो में मैं आपको ना सेक्शन बी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने सेक्शन ए नहीं देखा ना, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो मैंने अच्छे से समझा रखा है। अब इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी करवाने जा रहा हूँ और ये आंसर सारे किए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सारे आंसर्स के साथ समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट डिस्कस किया था ये आंसर के साथ आप देख लो। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट जो है सेक्शन बी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने देख लिया पहले कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा वीडियो का वेट कर लो। अब सुनो, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आप कर लोगे। ठीक है, देखिए पहला बोला गया कि इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है ना वो सॉलिड की नहीं है। आपको पता है ना सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो हाई रेट और डिफ्यूजन। क्योंकि जो सॉलिड होते हैं ना उसमें डिफ्यूजन कहाँ होता है ना, इस तरीके से हाई रेट का नहीं होता ना। फिर इसलिए आंसर डी हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज ब्लड। बताओ जो ब्लड है ना वो किस प्रकार का मिक्सचर है। तो जो ब्लड है ना वो कॉलोर्ड है। ठीक है, देखो आपको ना तीनों मिक्सचर याद करने हैं। आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कौन कौन से पढ़े आपने? एक सॉल्यूशन पढ़ा है, एक सस्पेंशन पढ़ा है और तीसरा आपने कोलॉइड पढ़ा है। ठीक है, तो कोलॉइड मतलब जैसे अगर इसे रख भी दोगे ना, इसके अंदर के जो पार्टिकल वो नीचे नहीं बैठेंगे। जैसे दूध है, ब्लड है, क्या दूध में जो वाइट रंग है वो नीचे बैठ जाता है? नहीं ना। तो ऐसे मिक्सचर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? कोलॉइड होते हैं। और ये होमोजेनियस से साइज में बड़े होते हैं और हेट्रोजीनियस से साइज में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर मास बताना CO2 का। तो आप सिंपल तरीके से सी में कितने होते हैं? 12 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन में 16 होते हैं, मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे तो 12 प्लस यहाँ पे 32 कितना हो गया? 44 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आप आंसर 44 बता दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है एसेशन रीजन वाले ये कह रहे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खो देते हैं। ठीक है, जब वो गोल गोल घूम रहे होते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया था ना, और ये कमी निकली थी, ऐसा नहीं होता। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा? सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको डिफरेंस बताना इवेपोरेशन में बॉइलिंग में। तो आप बता दो कि जो इवेपोरेशन है ना वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ये स्लो होता है। और जबकि बॉइलिंग जो है ना वो फिक्स टेम्परेचर पर होती है और फास्ट प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको डिफरेंस बताना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है, आप बर्फ का पिघलना जैसे बोल रहे हो, ऐसे पानी का जमना भी बोल सकते हो। पेड़ का कटना भी फिजिकल चेंज है। पेन ये रखा हुआ, पेन को उठा दिया तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है, जिसमें किसी नई चीज का निर्माण नहीं होता। जबकि केमिकल चेंज क्या होता है? इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, नई चीज बन जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको ऑक्टेट रूल बताना है। ऑक्टेट रूल का मतलब है जो एटम होते हैं ना उनमें एक प्रवृत्ति पाई जाती है, या तो गेन करने की, लॉस करने की, शेयर करने की इलेक्ट्रॉन को, ताकि अपने आप को पूरा कर सके, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके बाहर वाली शेल में। तो जैसे इसमें एक एलिमेंट बताओ जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो नियोन में पूरे भरे होते हैं ना, कौन से नंबर पे होता है? 10 नंबर पे होता है। तो के में 2 भरे होते हैं, एल में 8 भरे होते हैं, तो बाहर वाली शेल पूरी भरी हुई है। तो ऑक्टेट बोले तो 8 वाला एग्जाम्पल देना आपको। ठीक है, आप हीलियम का एग्जाम्पल नहीं दोगे। ठीक है, तो ये 22 है। यहाँ पर आपको ए या बी दोनों में से एक करना होगा। तो यहाँ लिखा आइसोटोप्स बताइए। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। और आइसोबार किसे कहते हैं? इसका उल्टा कर दो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनके एटम्स में जो एलिमेंट होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं और इनमें मास नंबर सेम होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर। ठीक है, समझ में आ गई? मतलब आइसोबार मतलब है कि
अगर एलिमेंट है उनके एटम अलग अलग हैं, लेकिन अगर उनका टोटल करने पे जो मास नंबर इक्वल आ रहा है तो ऐसे बारह। देखो मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है 1.5 घंटे के आसपास, तो वो वाली वीडियो आप देख लेना, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक पूरा पेपर समझाया, उसमें एक्स्ट्रा डिटेल में समझाया है। वो वीडियो देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत तैयारी हो जाएगी। ये कह रहा है आइसोटोप का एप्लीकेशन क्या है। फिर यहाँ पे आपको आइसोटोप की एप्लीकेशन बतानी है, तो जो आपकी बुक में लिखे ना वही वाली लिख सकते हो। जैसे कोबाल्ट 60 है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। यूरेनियम 235 है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ठीक है। देखिए अगला ऑप्शन बी में दे रखा है, एक एलिमेंट है एक्स जिसका मास नंबर 27 है और न्यूट्रॉन 14 है, तो ये कह रहा है एटॉमिक नंबर निकालिए। देखो आपको सिंपल ना एक फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। मास नंबर जो होता है ना वो बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्रोटॉन होता है ना ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है संख्या में, और एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ये आप याद रखना है आप, ठीक है। तो यहाँ पर मास नंबर देगा 27, न्यूट्रॉन 14। तो अब आप देखो ये 27 है और ये 14 है, तो ये प्रोटॉन कितना आ गया, 27 में 14 के 13 आ गया। अब ये 13 तो तीनों 13 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमें पता लग गया, ठीक है। और इससे बोले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। देखो जो एटॉमिक नंबर होते हैं ना उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखते हैं के एल एम की फॉर्म में। तो अगर 13 ना तो पहले वाले में 2 भरते हैं और फिर इसमें 8 ही भर सकते हैं, फिर भी कितने बचे, 3 बचे तो 3 आ गया, ठीक है। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें आपको तभी आराम से कर पाओगे। मतलब पहले वाले में 2 ही भरते हैं, मतलब आपको 13 रुपये भरने हैं, इसमें 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, इसमें 8 जरा नहीं आएंगे, इसमें भी 8 जरा लेंगे नहीं, ठीक है। भरने को तो हम भर सकते हैं ज्यादा, लेकिन लेंगे नहीं नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 283 आ जाएगा। ये कह रहे इसका नाम बताओ, ये जो 13 नंबर पे है ना वो कौन होता है। देखो इस टेबल पे क्वेश्चन आने ही आना, हर साल आता है। तो 13 नंबर पे कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है। फिर ये कह रहे जो टैप वाटर है ना वो प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे उसमें नमक है, उसमें और भी गैसेस हो सकती हैं, इसलिए वो प्योर नहीं है। ये कह रहे मिल्क जो है ना इसे कोलॉइड क्यों है। अब मिल्क को कोलॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप बोलोगे, आप ये भी लिख सकते हो इसमें फैट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से पानी में फैल जाते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि ये इसका जो साइज होता है ना इसके पार्टिकल्स का, होमोजेनियस से बड़ा होता है, हाइड्रोजन से छोटा होता है, ठीक है। तो ये कह रहे सॉल्यूशन इज स्टेबल बट सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ये कह रहे सॉल्यूशन स्टेबल होता है लेकिन सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। मतलब कहने का है कि जो सस्पेंशन है, जैसे पानी में मिट्टी घोली तो वो थोड़ी देर बाद जाके नीचे बैठ जाती है, लेकिन जो सॉल्यूशन जैसे पानी में चीनी घोली तो आप उसको 2 घंटे भी रख दोगे ना तो वो उतना मीठा ही रहेगा, उसके कारण नीचे नहीं बैठते, ठीक है। तो वो स्टेबल कहे जाते हैं, जबकि ये स्टेबल नहीं होता। फिर देखो आपकी यहाँ पर जो पेपर है उसमें पैसेज आती है पर बैठे, तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पैसेज आएगी ना तो आप उसको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखो ये पैसेज है, यहाँ पढ़ता हूँ मैं। ये कह रहा है एक वाटर बोतल है, इसको ना हमने रैप कर दिया गीले कपड़े से, ठीक है, और एक मूविंग फैन के नीचे रख दिया, मतलब चलते फैन के नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि बोतल के अंदर का पानी ठंडा हो गया, ठीक है। और द प्रोसेस इन्वॉल्व एयर इज सिमिलर टू दैट विच हेल्प इन कूलिंग अर्दन पोर्ट्स। और ये कह रहे बिल्कुल सेम प्रोसेस जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें भी यही होता है, ठीक है, और डेजर्ट कूलर में भी यही होता है, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा फिनोमेना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है जो पानी को ठंडा कर रहा है। मिट्टी के जो घड़े के अंदर का जो पानी है ना वो ठंडा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो वो कौन सा फिनोमेना, तो बोलेंगे इवेपोरेशन होता है वो, ठीक है। क्या होता है, इवेपोरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से बताओगे। ये कह रहे हैं व्हाई डज अ कूलर नॉट वर्क इफेक्टिवली ऑन ह्यूमिड डेज। ये कह रहे कूलर इतना ठंडा क्यों नहीं दे पाता जब बहुत ज्यादा हवा के अंदर पानी मौजूद होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इससे क्या होता है इवेपोरेशन बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। जब हवा के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो जाता है ना, ह्यूमिडिटी वजह से चिपचिप नहीं होता बहुत ज्यादा, तो ऐसा इसलिए होता है, कूलर सही से काम नहीं कर पाते क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि कूलर जो है ना
वो क्या सही से काम नहीं कर पाता। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको दो फैक्टर बताने हैं। यहाँ पर देखो ये कह रहे दो फैक्टर बताओ जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन काफी टाइम से रिपीट हो रहे हैं। तो देखो आप बताओ कि किसी को जल्दी जल्दी भाप बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। हम या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दें या विंड की स्पीड बढ़ा दें, ठीक है, या उसका एरिया बड़ा कर दें। जैसे अपने चाय जो है वो ग्लास में से ठंडी होगी या कटोरी में होगी, कटोरी में हो जाएगी, है ना। उसके बाद ऑप्शन डी देखो, यहाँ पर बोला है कि स्टेट एंड टू कैटेगरी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये कह रहा है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी क्या विशेषता है। बोले कि साइज में स्मॉल होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में स्पेस होता है। फिर ये 25 है यहाँ पर बोला आपको 5 पोस्टुलेट बताना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। तो आपने बुक में से याद किया, छोटे छोटे लिखे हुए आप ये भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या बताया था डाल्टन ने कि मैटर जो होते हैं वो एटम के बने होते हैं, एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, जो एक जैसा एलिमेंट है उनके एटम सेम होंगे, एटम कंबाइन इन फिक्स रेशियो, एटम हमेशा फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, एटम आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना एटम को पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप बुक की लैंग्वेज का करना चाहते हैं बुक का कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला इसकी डेफिनेशन दो, तो बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन है, एक बार पढ़ के याद हो जाएगी, ठीक है। देखो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, मतलब मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, क्योंकि कार्बन के बेस पर लिया गया था ना। मॉलिक्यूल क्या है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, जो एग्जिस्ट कर पाए इंडिपेंडेंटली, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। और पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, जो आयन एक से ज्यादा एटम के बने होते हैं। और वैलेंसी किसे कहते हैं, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, जो भी कंपाउंड होते हैं ना वो हमेशा सेम एलिमेंट के सेम रेशियो में जो है ना आपस में क्या होता है जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं बाय मास के द्वारा। तो इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था, ठीक है। ये मैंने आपको सेक्शन जो है ना बी प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद जो फिजिक्स का है ये आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।